पैसे के बारे में हम सब सोचते हैं, पर ज्यादातर बस ये कि उसे कमाना और खर्च कैसे करना है। पर अगर मैं कहूँ कि पैसा यानी करेंसी असल में भरोसे का दूसरा नाम है तो और क्या होता है जब देशों के बीच ये भरोसा टूटने लगता है? आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब करेंसी वॉर्स के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे देश अपनी करेंसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये लड़ाइयाँ पर्दे के पीछे से महंगाई, हमारी नौकरियों और यहाँ तक कि ग्लोबल पावर को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, ये किताब किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं है। बस फर्क ये है कि इसके किरदार देश हैं और हथियार हैं डॉलर्स, युआन और यूरो। इसे पढ़कर यह समझ आता है कि हम जो रोज अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं वो तो बस सतह की हलचल है। असली खेल तो बहुत नीचे, बहुत गहराई में चल रहा है। आज की हमारी ये बातचीत उस खेल के नियम समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक असली किस्से से, जिससे करेंसी वॉर का मतलब एकदम साफ हो जाएगा। किताब में 2010 का एक बड़ा मजेदार किस्सा है चीन और जापान का। हाँ, ये कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू होती है। समंदर में एक चीनी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर की टक्कर एक जापानी कोस्ट गार्ड की नाव से हो जाती है। एक छोटा सा हादसा, लेकिन जापान उस ट्रॉलर को जब्त कर लेता है और उसके कैप्टन को गिरफ्तार कर लेता है। और चीन इस पर भड़क जाता है। वो जापान से कहता है कि माफी मांगो और हमारे कैप्टन को छोड़ो, पर जापान अपनी अकड़ में रहता है और यहीं से खेल असली दिलचस्प होता है। चीन सीधे सीधे लड़ाई नहीं करता, वो एक ऐसा दांव चलता है जिसकी जापान ने उम्मीद भी नहीं की थी। चीन जापान को रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक देता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये रेयर अर्थ क्या है। ये वो धातुएं हैं जो आपके फोन से लेकर हाइब्रिड कार और मिसाइल सिस्टम तक हर हाईटेक चीज में इस्तेमाल होती हैं। और दुनिया के 90% से ज्यादा रेयर अर्थ्स पर चीन का कंट्रोल है। बाप रे, चीन ने जापान की इकोनॉमिक नब्ज पकड़ ली। एकदम। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जापान घुटनों पर आ गया। उसने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि कैप्टन को भी बिना शर्त छोड़ दिया। ये एक आर्थिक हमला था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जापान बदला लेता है, पर एक अलग तरीके से। वो अपनी करेंसी येन की वैल्यू गिराना शुरू कर देता है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि मजबूत रुपया या मजबूत डॉलर अच्छी बात है। तो कोई देश अपनी करेंसी को कमजोर क्यों करना चाहेगा? क्या इसके कुछ नुकसान नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही करेंसी वॉर का पूरा सार है। देखिए, होता क्या है कि जब जापान अपनी करेंसी को कमजोर करता है तो दुनिया के लिए जापानी प्रोडक्ट्स जैसे टोयोटा कारें या सोनी के टीवी सस्ते हो जाते हैं, और ठीक उसी वक्त चीन के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। इससे जापान का एक्सपोर्ट बढ़ता है और चीन के एक्सपोर्ट को चोट पहुंचती है। बस इसी को करेंसी वॉर कहते हैं। एक तरह से एक दूसरे को गरीब बनाने की रेस। वाह, बिना गोली चलाए एक दूसरे की इकोनॉमी पर हमला। तो क्या ये लड़ाइयाँ हमेशा से चलती आ रही हैं या ये कोई नया फिनोमेना है? किताब के मुताबिक एक ऐसा दौर था जब ये सब मुमकिन ही नहीं था। 1870 से लेकर 1914 तक, जिसे क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर कहते हैं। तब हर देश की करेंसी सोने से जुड़ी हुई थी। आप उतने ही नोट छाप सकते थे जितना सोना आपके खजाने में है। पैसा असल में सोने की एक रसीद जैसा था। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त अमेरिका में फेडरल रिजर्व जैसा कोई सेंट्रल बैंक नहीं था जो अपनी मर्जी से नोट छाप सके। एग्जैक्टली। कोई सेंट्रल बैंक नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। सिस्टम भरोसे पर चल रहा था, सोने के भरोसे पर। और वो दौर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी स्थिर था। तो फिर ये सिस्टम बदला क्यों? अगर सब ठीक चल रहा था तो अमेरिका को फेडरल रिजर्व यानी अपने सेंट्रल बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी कहानी भी एक संकट से शुरू होती है। 1907 में अमेरिका में एक बैंक था, निकल ब्रोकर ट्रस्ट। उसने कॉपर मार्केट पे सट्टेबाजी करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया और बैंक डूबने की कगार पर आ गया। खबर फैलते ही लोगों में दहशत मच गई और सब अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों की तरफ भागे। इसे बैंक रन कहते हैं। एक बैंक के डूबने का डर पूरे सिस्टम को लिए डूबने वाला था। तो ये तो पूरे सिस्टम के गिरने का खतरा था। उस वक्त सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई रेगुलेटर नहीं था जो बीच में आया। यही तो बात है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी ही नहीं। तब मैदान में उतरे उस वक्त के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन। उन्होंने अमेरिका के सारे बड़े बैंकरों को न्यूयॉर्क में अपने घर की लाइब्रेरी में बुलाया, दरवाजा अंदर से बंद किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। क्या बात कर रही हैं? बंधक बना लिया? एक तरह से, हाँ। उन्होंने कहा, जब तक इस मसले का हल नहीं निकल जाता कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। कई घंटों के बहस के बाद यह तय हुआ कि कौन से बैंक मजबूत हैं जिन्हें बचाना है और कौन से कमजोर हैं जिन्हें डूबने देना है, ताकि पूरा सिस्टम बच जाए। जेपी मॉर्गन ने अपने और दूसरे बैंकरों के पैसों से सिस्टम को बचा लिया। तो एक प्राइवेट बैंकर के बनाए सिस्टम से निकलकर दुनिया एक सरकारी कंट्रोल सिस्टम में आ गई।
और किताब का तर्क है कि यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। बिल्कुल इसी घटना के बाद जेपी मॉर्गन और रॉकफेलर जैसे बड़े नामों ने सरकार पर दबाव बनाया कि एक ऐसी सेंट्रल संस्था होनी चाहिए जो ऐसे संकटों को मैनेज कर सके। और 1914 में फेडरल रिजर्व एक्ट पास हुआ। और किताब की सबसे बड़ी बात यही है, लेखक कहते हैं कि जिस दिन से ये सेंट्रल बैंक बने, खेल बदल गया। अब पैसे और भरोसे का रिमोट कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में आ गया था और यहीं से करेंसी वॉर्स का असली बीज पड़ा। तो इस नए हथियार यानी नोट छापने की मशीन का पहला बड़ा इस्तेमाल कब हुआ? पहली करेंसी वॉर कब शुरू हुई? वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद 1919 में यूरोप पूरी तरह तबाह हो चुका था। जंग हारने के बाद सबसे बुरी हालत जर्मनी की थी। जीतने वाले देशों ने वर्साई की संधि में जर्मनी पर जंग के हार जाने का इतना भारी बोझ डाल दिया जो वो कभी चुका ही नहीं सकता था। लेकिन जब पैसे थे ही नहीं तो वो चुकाते कैसे? उनके पास एक ही रास्ता था, नोट छापना। उन्होंने अपनी करेंसी मार्क को डीवैल्यू करना शुरू कर दिया और रात दिन नोट छाप रहे थे। इसका नतीजा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। हालात इतने बिगड़ गए कि $1 जो पहले 400 मार्क का था वो कुछ ही महीनों में 40 लाख मार्क का हो गया। लोग सुबह मजदूरी लेकर शाम को घर भागते थे क्योंकि शाम तक उन पैसों की कीमत आधी रह जाती थी। लोग ब्रेड खरीदने के लिए ठेले में नोट भरकर ले जाते थे। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। पर यहीं पर भरोसे का वो धागा पूरी तरह टूट गया होगा। टूट गया, वो राख हो गया। पैसा अब सिर्फ कागज था और लोग वापस पुरानी बाटर वाली दुनिया में धकेले जा रहे थे। मतलब ब्रेड के बदले जूते, कोयले के बदले आलू। ये दिखाता है कि जब एक देश अपनी करेंसी का भरोसा खो देता है तो वो अपनी पूरी इकोनॉमिक सभ्यता खो देता है। लेकिन जर्मनी ने चालाकी ये की कि अपनी करेंसी गिराकर उसने अपना सामान दुनिया के लिए बेहद सस्ता कर दिया और अपनी महंगाई पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दी। और ये देखकर बाकी देशों ने क्या किया? फ्रांस ने भी फौरन अपनी करेंसी डीवैल्यू कर दी, लेकिन ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू गिराना ब्रिटिश साम्राज्य की शान के खिलाफ है। उन्होंने बाद में इसे अपनी जिंदगी का सबसे खराब आर्थिक फैसला बताया। नतीजा, ब्रिटेन में भयंकर बेरोजगारी और मंदी फैल गई, जबकि जर्मनी और फ्रांस एक्सपोर्ट करके उभर रहे थे। और ये सब आपस में जुड़कर 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की वजह बना। हाँ, ये सब एक डोमिनो इफेक्ट था। बिल्कुल। 1933 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, मतलब FDR, ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक कानून पास करके हर अमेरिकी नागरिक को अपना सोना $20 प्रति ऑन्स के रेट पर सरकार को बेचने पर मजबूर कर दिया। सोना रखना गैर कानूनी हो गया। क्या मतलब सरकार ने लोगों से उनका सोना जब्त कर लिया? बिल्कुल। और सारा सोना सरकारी खजाने में जमा करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने सोने की ऑफिशियल कीमत बढ़ाकर $35 प्रति ऑन्स कर दी। एक झटके में रूजवेल्ट ने डॉलर को लगभग 70% डीवैल्यू कर दिया। इसके बाद तो जैसे रेस लग गई। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम सब ने अपनी करेंसी गिरा दी। ये थी पहली करेंसी वॉर। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई और 1944 में दुनिया के बड़े देश अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में मिले एक नया सिस्टम बनाने के लिए। हाँ, तब ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया गया। तय हुआ कि अब सिर्फ डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा, $35 प्रति आउंस के रेट पर, और बाकी दुनिया की सारी करेंसीज डॉलर से जुड़ी रहेंगी। इससे डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। कुछ सालों तक तो शांति रही, लेकिन फिर अमेरिका ने इस पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे? वो वियतनाम युद्ध और अपनी सोशल स्कीमों को फंड करने के लिए अंधाधुंध डॉलर छापने लगा। इसे ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक स्विंग पूल है और अमेरिका के पास पानी का पाइप है। जब भी उसे जरूरत होती वो पूल में और पानी भर देता, जिससे पानी का लेवल सबके लिए बढ़ जाता। मतलब अमेरिका अपनी महंगाई पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था। और बाकी देश गीले हो रहे थे और नाराज थे कि पानी का कंट्रोल सिर्फ एक देश के पास क्यों है। एग्जैक्टली। तब फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स द गॉल ने बगावत कर दी। उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे कहा, हमारे डॉलर वापस लो और हमारा सोना दो। फ्रांस ने अपने जंगी जहाज भेजकर अमेरिका से अपना सोना वापस मंगवाया। उनके बाद स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सब लाइन में लग गए। नतीजा ये हुआ कि 1971 तक अमेरिका का सोने का भंडार लगभग आधा रह गया। और तब प्रेसिडेंट निक्सन ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया। हाँ, 15 अगस्त 1971 को सोने की इस भागदौड़ को रोकने के लिए प्रेसिडेंट निक्सन ने टीवी पर आकर ऐलान कर दिया कि अब डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं है। उस एक फैसले ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को खत्म कर दिया। अब डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसकी कीमत सिर्फ अमेरिकी सरकार के भरोसे पर टिकी थी। इसे फिएट करेंसी कहते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका में महंगाई आसमान छू गई, 50% तक बढ़ गई।
तब फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन पॉल वॉलकर ने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। महंगाई का गला घोटने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर 20% तक कर दिए। 20%? आज के दौर में तो 5% पर ही दुनिया हिल जाती है। इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ा होगा? जबरदस्त। इसका मतलब था कि अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो आपकी किश्तें रातों रात 2 गुनी या तिगुनी हो गई। बिजनेस ठप हो गए क्योंकि कोई लोन नहीं ले सकता था। बेरोजगारी बढ़ गई। वॉलकर ने महंगाई का गला घोटने के लिए एक तरह से पूरी अमेरिकी इकोनॉमी का गला घोट दिया था, और इसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस हुआ क्योंकि सब डॉलर से जुड़े थे। तो किताब के हिसाब से 2010 से तीसरी करेंसी वॉर चल रही है, और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। चीन की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1980 के बाद से लगभग 20-25 सालों तक चीन ने एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डॉलर के मुकाबले बेहद कमजोर रखा। लेकिन ये होता कैसे है? कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर कैसे रखता है? इसका एक तरीका है कि जब आपके पास एक्सपोर्ट से डॉलर आते हैं तो आप उन्हें मार्केट में बेचकर अपनी करेंसी यानी युआन खरीदने के बजाय उन डॉलर्स को जमा करते रहते हैं। चीन ने यही किया। उसने खरबों डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स खरीद लिए। इससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई हमेशा ज्यादा रही और युआन की कम, जिससे युआन हमेशा कमजोर बना रहा। नतीजा, चीन का माल दुनिया में इतना सस्ता हो गया कि वो दुनिया का मैन्युफैक्चरर बन गया। और अमेरिका सालों तक इस पर चिल्लाता रहा कि ये करेंसी मैनिपुलेशन है, लेकिन चीन ने अपनी तरक्की इसी मॉडल पर की। बिल्कुल। आज चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में। लेकिन किताब एक और गहरी बात बताती है। चीन ये सब अपने अंदरूनी राजनीति की वजह से करता है। उनके इतिहास में जब भी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है तब बड़े विद्रोह हुए हैं, जैसे तियानानमेन स्क्वायर का हादसा। इसलिए उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश के अंदर स्थिरता बनाए रखना, चाहे उसके लिए दुनिया में कुछ भी करना पड़े। इनका एंड गेम क्या है? लेखक 3 संभावनाएं बताते हैं और कोई भी बहुत अच्छी नहीं है। पहली क्या है? पहला है मल्टीपल रिजर्व करेंसी। डॉलर धीरे धीरे अपनी ग्लोबल बादशाहत खो देगा और दुनिया में कई बड़ी करेंसीज होंगी, डॉलर, यूरो, युआन। और एक और दिलचस्प चीज है IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी SDR। इसे आप एक तरह की दुनिया की करेंसी समझ सकते हैं, जो असल में डॉलर, यूरो, युआन जैसी कुछ बड़ी करेंसीज की एक टोकरी है। विचार यह है कि कोई एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल संस्था पैसे के सिस्टम को संभाले। और दूसरी संभावना? दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड की वापसी। हो सकता है कि फिएट करेंसीज पर से भरोसा इतना उठ जाए कि दुनिया फिर से सोने की तरफ लौटे, क्योंकि सोना किसी सरकार का मोहताज नहीं है। लेकिन लेखक का हिसाब है कि आज की मनी सप्लाई के हिसाब से सिस्टम में भरोसा वापस लाने के लिए सोने की कीमत $7,500 प्रति औंस तय करनी पड़ेगी, जो आज की कीमत से कई गुना ज्यादा है। और तीसरी, जो सबसे डरावनी लगती है, वो है अराजकता, केओस। कोई सिस्टम नहीं बचेगा। दुनिया की बड़ी करेंसीज में भरोसा खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगा और हर देश सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। एक ग्लोबल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि करेंसी सिर्फ लेन देन का एक माध्यम नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और भरोसे का एक औजार है। असली खेल इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात का है कि पैसे का भाव किधर है और उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जैसे रस्सी पर चलना। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के लिए पैसे के फ्लो को संतुलित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो महंगाई की आग, बहुत कम हो जाए तो बेरोजगारी और मंदी की खाई। ये बैलेंस ही असली खेल है। इस बातचीत से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। इस किताब के लेखक जेम्स रिकॉर्ड्स कोई आम लेखक नहीं है। वो CIA और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के सलाहकार रहे हैं, जिनका काम ही फाइनेंशियल टेररिज्म और पैसे के बहाव को ट्रैक करना था। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर करेंसी वाकई पावर का इतना बड़ा हथियार है, तो आज इसी वक्त पर्दे के पीछे कौन सी करेंसी वॉर्स लड़ी जा रही हैं, जिनके बारे में हमें शायद सालों बाद पता चलेगा।